एनर्जी स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस। ये वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे लोवेस्ट एनर्जी में जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आपको अभी नहीं दिखेगी, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में दिखेगी। Another configuration known as exist during chemical bonding, ठीक है, will be studied later। वो हम बाद में जब केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे। तो जब एग्जामिनर किसी सवाल में आपसे कहे कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ी है, इन्हें हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। अच्छा, कल कुछ डिस्कशन हो रही थी कि एक ही शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो वो अपनी हम उन्हें अपोजिट एरोज से बना रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो वर्ड ऑर्बिटल है, ये एटम के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। अब जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस जगह पर कोई और नेगेटिव चार्ज नहीं है। पर जब एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको हम कहते हैं सिंगल का वर्ड यूज होता है, इसके लिए वर्ड यूज होता है अनपेयर का। ये अनपेयर्ड है इसका इस वक्त, इसके लिए वर्ड यूज होता है पेयर्ड ऑर्बिटल, इसके लिए अनपेयर्ड ऑर्बिटल वर्ड यूज होता है। तो पेयर्ड ऑर्बिटल में क्या होता है? पेयर्ड ऑर्बिटल के अंदर हमेशा रिपल्जन होती है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं। फर्ज करें कमरा है, चार दीवारी है, चार दीवारी में आपने दोनों को बंद कर दिया, ये दोनों नेगेटिव है, तो बीइंग नेगेटिवली चार्ज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब जब कमरे में सिर्फ ये अकेला एक था, जैसे हाइड्रोजन के केस में, तो किसी को रिपेल नहीं करता, कोई रिपल्जन नहीं थी यहाँ पे, नो रिपल्जन, यहाँ पे नो रिपल्जन, यहाँ कोई रिपल्जन नहीं थी। अब रिपल्जन को कम करने के लिए इन एरोस को अपसाइड एंड डाउन साइड बनाया जाता है। रिपल्जन इससे कम कैसे होती है कि जो अपसाइड एरो है, ये मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है अभी। कि अपसाइड एरो का मतलब होता है, अपसाइड एरो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन में घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जैसे लट्टू घूमता है ना वैसे। तो अपवर्ड का मतलब होता है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और डाउनवर्ड का मतलब होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये सिलेबस का ऐसा डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ना कि एग्जामिनर आपसे कुछ बहुत ज्यादा पूछेगा इसके बारे में। तो होता क्या है कि जब दो नेगेटिव चार्ज एक ही ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सही है, इसलिए उनका एक ऑर्बिटल में साथ रहना मुश्किल होता है।
तो वो क्या करते हैं कि अपनी रोटेशंस को अपोजिट रखते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उससे क्या होता है कि आपने ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करते हैं कि अपनी स्पिन को उल्टी करके अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करते हैं। जब वो अपनी स्पिन उल्टी कर लेते हैं, अपोजिंग स्पिन्स का मतलब है अपोजिट मैग्नेटिक बिहेवियर। तो फर्ज करें इनमें से एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फिजिक्स में देखते होंगे, दो वायर्स बनी है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो रिपेल करते हैं। इस तरह की तारें होती है ना, आपने करंट के ऊपर पढ़ा होगा ये, अगर दो बराबर में पैरेलल वायर्स हैं उनमें करंट ट्रेवल कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे वो तारें करीब आ सकती हैं या दूर हो सकती हैं, क्योंकि मूविंग वायर में से क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये लॉजिक है इसकी। तो आपको अभी यहाँ पर इसके बारे में परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सवाल केमिस्ट्री में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक अपवर्ड एरो क्या है या डाउनवर्ड एरो क्या है, ऐसी कोई कहानी आपके पास नहीं आएगी। बट क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि सर ये आपने एरोस जो बनाए हैं इसमें एक ऊपर और एक नीचे क्यों बना दिया, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एड्रेस किया। बट आपको इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो कल की क्लास में थोड़ी सी मैंने डिस्कस नहीं की थी, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, तो कल की क्लास ऑलरेडी एक बड़े से टॉपिक को डिस्कस कर रही थी, तो हम कहीं और निकल जाते। फिर वो ये थी कि जब पी ऑर्बिटल बढ़ना शुरू होता है तो अगर आप देखें तो पहले वो सिंगल होकर फिल हो रहा है, ठीक है। बोरॉन में उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में उसमें दो हो गए और नाइट्रोजन में उसमें तीन हो गए। अच्छा, केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा, जब कोई भी ऑर्बिटल अपनी आधी कैपेसिटी को पहुंच जाता है, जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसमें सॉरी पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री में पार्टिकल्स में वर्ड यूज होगा हाफ फिल्ड, कि वो आधा भर गया है, ठीक है। इसी तरह एस में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको भी हाफ फिल्ड कहते हैं। जैसे ये जो है इसको आप S1 को हमेशा हाफ फिल्ड कहेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो कि पास्ट पेपर्स में यूज हो रहे होंगे। हाँ, अगर कोई ऑर्बिटल पूरा भर जाए अपनी कैपेसिटी का तो उसको फिर आप कंप्लीट कहते हैं कि वो ऑर्बिटल भर गया, जैसे कि S2 कंप्लीट है। P1 ना हाफ फिल्ड है ना कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट कैटेगरी में आता है। P2 भी इनकम्प्लीट है, P4 भी इनकम्प्लीट है, P5 भी कंप्लीट है, P का जो 6 है वो कहलाता है कंप्लीट, P6 कंप्लीट कैटेगरी में आ जाता है, बाकी सारे इनकम्प्लीट कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो P4 में कहा जाएगा कि P4 में 3 ऑर्बिटल हैं, उसमें से एक ऑर्बिटल के अंदर पेयर पड़ा हुआ है और 2 ऑर्बिटल में अनपेयर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इसमें कहा जाएगा कि एक में पेयर है और 2 एम्प्टी हैं, पेयर बोल रहा हूँ, अनपेयर है, एक अनपेयर है इसमें, एक अनपेयर है, 2 एम्प्टी हैं। इसमें कहा जाएगा 2 अनपेयर हैं और एक एम्प्टी है। हाफ फिल्ड होने पर ऑब्वियसली क्या होता है, 3 अनपेयर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक पेयर और 2 अनपेयर हो जाते हैं, फिर इस तरह आपके पास 2 पेयर और एक अनपेयर हो जाता है, और कंप्लीट के अंदर 3 पेयर्स हो जाते हैं आपके पास। ये वर्डिंग्स हैं जो यूज होती हैं केमिस्ट्री के पास पेपर्स के अंदर, कि पेयर क्या होता है, अनपेयर क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल क्या है। हाँ?
हाफ फील्ड कब कहते हैं जी? सर ये हम बेसिकली ऑर्बिटल्स की डिफाइन कर रहे हैं कैटेगरी, जैसे अनपेयर्ड है, पेयर है, फिल्ड ऑर्बिटल है। एक डब्बा जो है, जी जी, एक डब्बा या तो खाली होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अनपेयर्ड करेंगे, और उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको पेयर कहेंगे। ओके सर, और जो रिपल्जन वाला फैक्टर है वो इतना टेस्ट नहीं होता? वो पूछता ही नहीं, इतना क्या है ही नहीं हमारे सिलेबस में। ओह ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई, ठीक है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल का एक रिलेशन बताना चाहूंगा, और फिर कुछ हम एक्सेप्शंस की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिर आप आराम से बाद में पास से पास कर सकते हैं इसके। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को अब आप एक नई नजर से देखेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको आप आज तक ग्रुप वन और ग्रुप टू बोलते आए हैं, यहाँ पे ग्रुप वन और ग्रुप टू होता है, ठीक है। दिस इज योर ग्रुप वन, दिस इज योर ग्रुप टू। ये पूरा का पूरा अब आप कहोगे ये एस ब्लॉक है, दिस इज एस ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां से जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते आए हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इसको आप बोलोगे डी ब्लॉक, ठीक है। और ये जो आपका ग्रुप थ्री है, फॉर दैट सर मैटर तो ग्रुप, ये जो एलिमेंट्स है जिनके ब्लॉक सिमिलर है, इनकी मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब वो होता है कुछ रिजेम्बलेंस वगैरह? वो तो ग्रुप पे डिपेंड करता है बेटा, अच्छा ब्लॉक पे अच्छा, नहीं। सही सही। अभी आपका ग्रुप थ्री है, ये ग्रुप फोर है, ये ग्रुप फाइव है, ये ग्रुप सिक्स है, ये ग्रुप सेवन है, और ये ग्रुप एट है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कहलाता है पी ब्लॉक, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स का मतलब क्या है? ब्लॉक्स का मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंट्स ब्लॉक वाइज डिवाइडेड हैं, इनकी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होगा वो इस सब शेल में पड़ा होगा, ठीक है। ब्लॉक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल, उनके इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव डी सब शेल, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड रखना, बट चलें देखते हैं।
अब जरा यहाँ देखें बेटा सारे, ये जो सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए एस ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक है। तो इसके अंदर इन सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म होगी और इन सब की कॉन्फ़िगरेशन S2 पे खत्म होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सेकंड पीरियड है, ये आपके पास थर्ड पीरियड है, ये आपके पास फोर्थ पीरियड है। तो अगर आप देखें तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन जाके खत्म होगी 2s1 पे, क्योंकि सेकंड पीरियड के एस ब्लॉक का पहला है लिथियम, जो है वो लिथियम कहाँ खत्म होगा 2s1 पे। तो अभी जरा देखते हैं, देखें लिथियम, लिथियम जाके खत्म हुआ 2s1 पे, लिथियम देखें 2s1 खत्म हो रहा है। लिथियम के बराबर में जो है बेरिलियम, वो खत्म होगा 2s2 पे। तो बेरिलियम खत्म होगा, ये देखें ये रहा 2s2, बेरिलियम 2s2 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको 2s2 पे खत्म होता हुआ बेरिलियम, ये रहा 2s2। अब क्या होगा कि इसके बाद p ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ये sec2 का p आ गया। अक्सर प्योरिटी टेबल जो है वो इसी उसमें लिखा हुआ है, देखें ये आपका फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में आपको सिर्फ s ऑर्बिटल दिखेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं 1 के s में होता ही एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है सिर्फ, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1s1 है, हाइड्रोजन 1s1 है, और ये हीलियम 1s2 है। हीलियम को होना तो s ब्लॉक में चाहिए था, पर एक एक्सेप्शनल रूल की वजह से यहाँ पर है p ब्लॉक में। ऑल्दो इसको हम p ब्लॉक एलिमेंट काउंट नहीं करते, क्योंकि p ब्लॉक हम यहाँ से काउंट करते हैं, जो मैंने रेड लाइन बनाई है, ठीक है। ये हमारा p ब्लॉक होता है, ये पूरा जिसको मैं रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये आपका p ब्लॉक कहलाता है, प्योर p ब्लॉक। वो एक एक्सेप्शन है आपकी हीलियम। अब क्या होगा कि अक्सर बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए परेशान हो रहे थे, वो आपकी पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई है। अब आपने ना इसको यूं पढ़ना है, हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, लेफ्ट से राइट पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गए फर्स्ट पीरियड में 1s, सेकंड पीरियड में है, सबसे सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं 2 के s ब्लॉक में। सेकंड पीरियड में सबसे पहले कौन सा ब्लॉक पढ़ रहा है आपको s क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये 2 का कौन सा ब्लॉक है 2 का p। बोरॉन जाके खत्म होगा 2p1 पे, देखिएगा बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 2p1, कार्बन खत्म होगा 2p2 पे, नाइट्रोजन खत्म होगा 2p3 पे, ऑक्सीजन खत्म होगा 2p4 पे, फ्लोरीन खत्म होगा 2p5 पे, और नियॉन खत्म होगा 2p6 पे। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, 2p6। मैं इन सब की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ आपको। बोरॉन कहाँ कहाँ खत्म होगा, सेकंड पीरियड के p ब्लॉक का पहला है वो बोरॉन, तो वो 2p1 होगा। कार्बन सेकंड पीरियड के p ब्लॉक का दूसरा है 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, ये याद रखिएगा। ये देखें, ये रहे बोरॉन से स्टार्ट हुए, देखें बोरॉन पहला था ना p ब्लॉक का, तो ये रहा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ये समझ में आई बेटा सबको? यस सर, प्योर टेबल की कैसे साथ मैच। जी सर आ गई। यस अब सर। ये पेयर पेयर अनपेयर ध्यान में रखिएगा। पेयर अनपेयर का मतलब ये हुआ कि S1 जो होता है ना, S1 क्या होता है अनपेयर, यूपी लिख रहा हूं अनपेयर। और S2 क्या होता है पेयर। P1 क्या होता है अनपेयर, P, लाइक अनकम्प्लीट, हाँ एक अनपेयर। P2 क्या होता है 2 अनपेयर। दो P3 क्या अनपेयर होता है सर। 3 अनपेयर। सर एक अनपेयर एक पेयर, और नहीं तीन P4 अनपेयर होते P4 जो होता है ना, उसमें एक पेयर और 2 और एक अनपेयर हैं। दो होते हैं। अनपेयर, फिर इस तरह 2 पेयर दो और एक पेयर एक अनपेयर, एक अनपेयर, अनपेयर, और सिर्फ आपके कंप्लीट पास फिर पेयर। ये सारे आपके पेयर। जहन में होना चाहिए, ठीक है चीज। अच्छा, जब 2p खत्म हो गया आपके पास, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा नीचे, नीचे कौन आ गया 3। पहले कौन आया 3 का, एस सर। 3s आया। 3s के बाद आगे देखें खुद ही क्या आ रहा है 3 के आगे 3p,
P आ रहा है, उसके बाद जब आप आगे निकलेंगे तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो पहले क्या आ रहा है देखें, 4 का S पहले आ 4s रहा है, सर। 4s आएगा। तो देखें 4S पहले आ रहा है। अब आगे D आ रहा है, पर ये 4 का D नहीं है, 3 का D है। ये 3 का D है, जिसको इन्होंने पीरियड टेबल में नीचे लिखा हुआ है क्योंकि वो 4S के बाद आता है। ये 3 का D है, ये जो पहली लाइन है ना स्कैंडियम। ओ सर ना, लॉजिक अच्छी है। स्कैंडियम अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम जाके आपके पास खत्म होगा, स्कैंडियम जाके खत्म होगा D1 पे। स्कैंडियम विल बी D1, दिस विल बी D2, दिस विल बी D3। ये एक्सेप्शन है क्रोमियम, इसलिए इसके लिए अभी मैं लिख नहीं रहा कि D4 है। ये D5, ये D6, ये D7, D8। कॉपर एक्सेप्शन है, D9 नहीं लिख रहा इधर अभी मैं फॉर सम रीजन। D10, इन दोनों को मैंने क्रॉस मार दिया है कि इनको मैंने किसी वजह से नहीं लिखा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। D4 नहीं लिख रहा मैं, और क्रोमियम कॉपर के ऊपर D9 नहीं लिखा मैंने फॉर रीजन मैं डिस्कस करूंगा। अब जब 3D कंप्लीट होगा तो फिर 4 का P आ जाएगा, जिस पे जाकर 4P पे देखें क्रिप्टन कहाँ खत्म हुआ है, 4P6। क्रिप्टन फाइनली क्या होगा, 4P6। ये आपकी आखिरी कॉन्फ़िगरेशन थी। पर मैंने क्या कहा था कि अगर आपने 4P के बाद फिल किया था तो 4P के बाद क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 5 का S S आ जाएगा, और फिर नीचे जो है वो 3 का D है, 4 का D है, यस 4 का D है ये। जी हमारे पास सिलेबस एंड यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिलेबस एंड हो रहा सर 5s पे हो रहा है, 4p पे हो रहा है। है, 4P पे खत्म हो रहा है। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो आप पीरियड टेबल से भी देख सकते हैं कि आगे 5S में गए इलेक्ट्रॉन, 5S के बाद 4 का D आया है, 4 के D के बाद फिर 5 का P कंटिन्यू हो गया है, फिर 6S आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, या आप चाहें तो ये जो रूल बताया था आपको ये वाला, इससे निकाल लें, जैसे कि 4P के बाद देखें क्या क्या आया था, 4P के बाद 5S, 5S से अगर कोई आगे जाता तो देखें कौन आता, 4 का D आता, 4 के 4d D आ के गया। बाद क्या आता, 5 का P आता, 5p 5P के बाद क्या आता, 6 6 का का s। S। तो ये देखें ये रहा, यस कोई भी अगर 5 के बाद आगे पढ़ेगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, 5 का S, फिर ये 4 का D है पूरा, ये 4 का D है, और फिर दोबारा क्या आ गया, 5 का P, और फिर जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का s। S। तो पीरियोडिक टेबल उस एनर्जी लेवल के हिसाब से बना हुआ है। क्लियर हो गई सबको बेटा ये बात? यस सर, थैंक यू। जी बाकी बच्चे भी जरा किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नहीं सर। सर नो ये सर। आप ट्रांजिशन मेटल्स का कुछ बोल रहे थे कि 4 के बाद 3D होगा, ये समझ नहीं आया कुछ क्या बोल रहे थे। इलेक्ट्रॉन पहले एक्चुअली 3S में जाते हैं ना, जी तो पहले 3 का S आया जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम फिल हो गया, सही है। फिर 3 का P आया जिसमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आ गए। सही है। फिर 3P को फिल करने के बाद 3 का D नहीं आया, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन 4S आ गए जिसमें पोटेशियम और कैल्शियम हो गए 4S में। फिर आगे अच्छा क्या अच्छा आता है अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन में, 3D आता है, तो उसका मतलब ये जो D ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम, ये 3D है एक्चुअली। सही 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 सही, समझ गया समझ गया। जी कोई हैंड रेस कर रहा था, कुछ पूछ रहा है कोई? नहीं सर, वो गलती से हो गया था मुझसे। कोई मसला नहीं, अच्छा ठीक है। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल और इनकी लॉजिक, पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल से देख के भी बता सकते हैं। अच्छा अब मैं दूसरा बताया था शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि हम हमेशा आगे की कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करने के लिए पिछला कंप्लीट ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्ज करें कि नियॉन देखें,
नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी? 2p6 पे। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p6। तो अगर मुझे सोडियम लिखना है तो सोडियम लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा? नियॉन, नियॉन के आगे बस क्या लिख दूंगा? 3s1 जो सोडियम है। सोडियम कहाँ खत्म होना चाहिए भाई? 3 के s के 1 पे खत्म होना चाहिए ना, पर उससे पहले तक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होगी? नियॉन के जैसी। मैग्नीशियम कहाँ खत्म होगा? 3s2 पे। उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? नियॉन के जैसी। तो अगर कोई मैग्नीशियम लिखना चाहता है तो मैग्नीशियम 12 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि पहले वो नियॉन लिखे, नियॉन 10। नियॉन 10 का मतलब है उसने 2p6 तक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, आगे बस वो लिखेगा 3s2। सही है? ये बात समझ में आई? जी यस सर। सर। जी सर। पर जब आप एल्यूमिनियम पे जाओगे ना, एल्यूमिनियम 13 पे, और अगर आपने नियॉन लिखा तो नियॉन लिखने के बाद आप ये नहीं लिख सकते 3p1, गलत हो जाएगा। बताओ क्यों? 3s स्किप कर दिया ना सर, 3s यस भी तो सर। उसमें। इलेक्ट्रॉन भी पूरे नहीं हो रहे ना, यहाँ आप 13 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो, यहाँ आप 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो। ये यस तो सर, यू हैव पॉसिबल टू ऐड नहीं है। 3s2 एंड देन 3p1। 3s2 क्या लिखोगे पहले आप बीच में? 3s2 और फिर 3p1। फिर अब 3p1 यस ऐसे। सर। तो इसको शॉर्ट करने का एक और तरीका ये है कि इसके बजाय आपको लिखना चाहिए था एल्यूमिनियम 13 मैग्नीशियम 12 3p1। अब ये 12 और 1 13 हो रहे थे, यानी कि हम सिर्फ p ब्लॉक p6 को स्टैंडर्ड नहीं बनाते, हम s2 को भी स्टैंडर्ड बनाते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड हैं कि आपका जो भी शेल हो, S P या D, वो कंप्लीट हो चुका हो। S हो तो 2 पे हो, P हो तो 6 पे हो, D हो तो 10 पे हो। S2 कौन होता है? S2 होता है ग्रुप 2। P6 कौन होता है? ग्रुप 0 या ग्रुप 8। D10 कौन होता है? ट्रांजिशन की लास्ट ट्रांजिशन। मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब फर्ज करें आपने मैग्नीशियम को स्टैंडर्ड बना दिया। अब आप सबको पता है कि मैग्नीशियम जाके खत्म हुआ है 3s2 पे खत्म हुआ है। अब एल्यूमिनियम के लिए सिर्फ क्या लिखना है आपने? 3p1। मैग्नीशियम के बाद 3p1। सिलिकॉन के लिए आपने क्या लिखना है? 3p2। फॉस्फोरस 3p4। आसान हो गई बात। पर जब आप आर्गन पे पहुंच गए, आर्गन आप सबको पता है क्या हो चुका है? 3p6। तो अब आप पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के लिए अगर आप स्टैंडर्ड बनाओगे किसको? नियॉन को, तो आपको 19 इलेक्ट्रॉन की हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 10 का स्टैंडर्ड बनाया है। अगर आप स्टैंडर्ड बनाओगे मैग्नीशियम को तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड बना देते हो आर्गन को तो आपको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना पड़ेगा। आप चुप करके आगे लिखोगे 4s1। ठीक है? सर अब आप जी अच्छा सर, वैसे ज्यादातर ये जो नोबेल गैसेस का जो ग्रुप है सर, उसमें से ही होता है ना ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, या ज्यादातर सारे इस्तेमाल मैं हो आपको जाते हैं? वही बता रहा हूँ कि आप वही बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड आप किसी में से भी बना सकते हैं। ठीक है? ये सारे स्टैंडर्ड हैं। जी सर, सही है। ठीक है? अगर आप पोटेशियम के लिए नियॉन को स्टैंडर्ड बनाओगे तो आपको फिर आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नियॉन खत्म हुई है 2p6 पे, तो 3s2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैग्नीशियम को स्टैंडर्ड बनाओगे तो आपको पता है मैग्नीशियम खत्म हुआ है 3s2 पे, फिर आगे लिखना पड़ेगा। आर्गन को बनाओगे तो आपको पता है आर्गन खत्म ही 3p6 पे हुआ है। ठीक है? तो 4s1 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सब फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक? यस सर, क्लियर यस सर। सर। इसी तरह जब आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो आप स्टैंडर्ड कैल्शियम को बना लेंगे या तो आर्गन को बनाएंगे। तो जब आप स्कैंडियम लिखेंगे, स्कैंडियम 21, तो आपके पास अगर आर्गन स्टैंडर्ड है 18, तो आपको पता है कि ये भाई साहब खत्म हुए हैं 3p6 पे।
तो आपको पहले तो बीच में 4s2 डालना पड़ेगा ताकि ये 20 तक पहुंच जाए, 18 और 2 20। अब आप 21वां लिखेंगे, 21वां आ रहा है 3d1, ठीक है। या चाहें तो आप सीधा सीधा क्या लिख दें, कैल्शियम लिख दें, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन लिख दें, आपको पता है ये खत्म हो रहा है 4s2 पे। अब आप डायरेक्ट लिख दें 3d1। इस तरह आप स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम पे जब जाएंगे, वेनेडियम पे जब जाएंगे, तो आप चुप करके सिर्फ क्या लिखते रहेंगे, सब में कैल्शियम लिखते रहेंगे, इधर लिखते रहेंगे 3d2 3d3, चलते रहेंगे आगे। आ रही समझ में? आप जाके खत्म करोगे जिंक 30 पे, जिंक के जब 30 पे पहुंचोगे तो आप बोलोगे कैल्शियम का 20 और 3d में 10। अब जिंक कंप्लीट हो गया। जिंक के बाद अगला जो गैलियम है, गैलियम में ये लिखना बेवकूफ़ी होगी कि कैल्शियम 20 लिखो पहले, फिर 3d10 लिखो और फिर लिखो 4p1, क्योंकि गैलियम ये रहा, ये रहा गैलियम। जिंक के बाद ये रहा गैलियम, गैलियम ये 4 के p का 1, फोर्थ शेल के p ब्लॉक का पहला 4p1। उसके लिए हम सिंपली लिख देंगे गैलियम के लिए भाई, किससे पहले जिंक कंप्लीट हो गया था ना, तो गैलियम के लिए हम लिख देंगे जिंक 30, डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसके बाद 4p1। अब यहाँ से आगे 4p2 4p3, गैलियम के बाद जो जो आ रहा है, जैसे अगर मुझे लास्ट क्रिप्टन लिखना है, क्रिप्टन 36 लिखना है, तो मैं सीधा उससे पहले लिखूंगा जिंक 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन, आगे 4p6। सही है भाई, क्लियर है ये? जी सर। यस सर। इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी होती हैं। पीरियड टेबल को देख के लिख सकते हैं, ये थोड़े दिनों में आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, जब आप लिखते रहेंगे दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड टेबल का कनेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि ये मैंने दो कॉन्फ़िगरेशंस को रेड कलर से लिखा हुआ है और वहां पे भी छुड़वा दी थी आपको डी ब्लॉक के अंदर। ये कहलाती हैं आपकी एक्सेप्शंस, ये भी और ये भी, ठीक है। मैं ये वाला सारा काम थोड़ा सा मिटा दूं, ये ऐसे ही गंदा पंदा हुआ हुआ है, ये हटा रहा हूं मैं। आपको सिर्फ समझाना था कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं exceptions to the configuration of chromium 24 and copper 29। क्रोमियम 24 और कॉपर 29 की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें। अच्छा, ऐसी एक्सेप्शन ना कहीं और नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, कहीं और पर नहीं है। होता क्या है कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे एस का ऑर्बिटल, पी के ऑर्बिटल, ये तब स्टेबल होते हैं, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट ओ लेवल में पढ़ा था कि शेल स्टेबल कब होता है। आप ये पढ़ रहे थे कि एटम्स बॉन्डिंग एक दूसरे से इसलिए करते हैं ताकि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकें और स्टेबल हो सके। स्टेबल का वर्ड यूज होता था ओ लेवल्स में। तो आपको अब पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली शेल्स को तो कंप्लीट नहीं कर रहे होते, वो ऑर्बिटल्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो शेल तो तभी भरेगा, कंप्लीट होगा, जब पहले उसका ऑर्बिटल भरेंगे।
ऑर्बिटल भरे हुए होंगे तो शेल भरेगा ना। तो एक्चुअली जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिटल के लेवल पे आके पढ़ना पड़ता है आपको। तो ऑर्बिटल दो तरह से स्टेबल हो जाता है। एक तो जब उसके अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है, जैसे कि अगर फर्ज करें एस में एक ऑर्बिटल है तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की है। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो उसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जो उसकी कैपेसिटी है ना वो पूरी हो जाए, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो कंप्लीट कहलाता है, तो वो स्टेबल होता है। एक और तरीके से वो स्टेबल होता है जब वो आधा भर जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, जैसे S1 हो जाए, P3 हो जाए और D5 हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स becomes stable when it is half filled, जब वो आधा बढ़ जाए, और कंप्लीट या कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल एस सब शेल हाफ फिल्ड कब होता है? ठीक है, हाफ फील्ड में एस पी और डी को साथ में पढ़ लेते हैं ना। एस हाफ तब होता है जब वो S1 हो, इस तरह हो। पी हाफ फील्ड तब होता है जब P3 हो, इस तरह से हो। और डी तब होता है जब D5 हो। ठीक है, दूसरा जब वो कंप्लीट हो, यानी कि S2 हो जाए, यानी कि S बाई जो है ना हर हाल में खुश है। S पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी वो स्टेबल सिचुएशन में है, और S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी वो स्टेबल सिचुएशन में। पर P को फिर अगली दफा P6 होना पड़ता है, यानी कि P1 P2 P3 तो खैर स्टेबल है, P4 और P5 स्टेबल नहीं है, फिर P6 स्टेबल है। इसी तरह D1 2 3 4 स्टेबल नहीं है, 5 स्टेबल है, फिर D5 6 7 8 9 स्टेबल नहीं है, फिर D का 10 स्टेबल है। ठीक है, D10 इसको कहते हैं आप। तो होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को मौका मिले कि वो अपने ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्टेबल स्टेट में लेके जा सके, तो चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स tends to achieve stable configuration। इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से ऐसा होता है। फॉलोइंग अकर्स, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 24 से पहले मैं स्टैंडर्ड बनाना चाहूंगा आर्गन को समझाने के लिए आपको। आर्गन ऑल्दो मैं कैल्शियम को 20 को बनाऊंगा तो और मेरा काम कम हो जाएगा, बट मुझे एक्चुअली 4s ऑर्बिटल से लेना देना है, इसलिए मैंने दिखाया। मुझे पता है आर्गन जाके खत्म हो जाएगा 3p6 पे, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 3p6 पे खत्म होती है। मैंने आगे लिखना है 4s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन 3p के बाद, और फिर 3d में जाएंगे। 4s में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल है, और d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे ना तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, जो 4 इलेक्ट्रॉन आपने 6 इलेक्ट्रॉन मजीद डालने हैं आपने इसमें, क्योंकि 18 की कॉन्फ़िगरेशन तो लिखी हुई 24 तक जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं इसको D4 बोल देंगे, D4 इस तरह कर देंगे। उससे क्या होगा, आपने इसको तो इस वाले को तो आपने स्टेबल कर दिया है, क्योंकि ये तो कंप्लीट है, ये तो स्टेबल है, कंप्लीट है।
पर D4 जो है ना वो इस वक्त अनस्टेबल है। तो अगर इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करते हैं 4s1, हम नहीं करते हैं, खुद ही अपने साथ ऐसा करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखे तो ये 4s अभी भी क्या रहेगा, स्टेबल, क्योंकि 4 का s जो है वो s2 पे भी स्टेबल है, s1 पे भी स्टेबल है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुआ है ये अपने आप को शिफ्ट करता है 3d में। ताकि वो अपने आप को D5 कर सके और अब वो स्टेबल कर सके अपने आप को। इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर टेबल पे यहाँ पे क्रोमियम के आगे D4 नहीं लिखा था। असूलन सीक्वेंस के हिसाब से D4 जाना चाहिए था क्रोमियम, पर क्रोमियम D5 होता है, क्रोमियम D5 हो जाता है हाँ? क्योंकि जी इज दिस लाइक अ नेचुरल थिंग या लाइक आर्टिफिशियली इसको हम 3d5 करते हैं, क्योंकि 4s2 तो नॉर्मली होता है ना, 4s1 क्या कैसे नेचुरल है बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा ओह हुआ हुआ है वो। अच्छा सर, नाइस। अच्छा सर, जी बेटा, सर ये सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में होना है या इसके जो नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी होना है? ये तब होता है जब ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी का डिफरेंस कम हो, वो सिर्फ 4s और 3d में एनर्जी का डिफरेंस कम है, बाकी नहीं कहीं सर, नहीं होता है ये। मैं पूछता हूँ सर, ये क्रोमियम और कॉपर के नीचे वाले एलिमेंट्स पे भी होगा, सिर्फ इन दोनों में ही होगा? इसके बाद ये आगे होता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके पास जो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स है उनमें सिर्फ 2 जगह होगा, ये कोई पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है कि इनके नीचे वाले में भी होगा ये। यहाँ समझो बेटा इसको, अगर आप 18 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो कि कॉन्फ़िगरेशन 3p6 पे खत्म हो गई आर्गन की, अगले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में डाल देते हैं अगर आप, तो आप उसको स्टेबल कर देते हैं। और बाकी 9 इलेक्ट्रॉन अगर आप d में डाल देते हैं तो उससे वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और पांचवा पेयर रहेगा, तो ये रहेगा आपका अनस्टेबल। तो असूलन इस लॉजिक के हिसाब से तो यहाँ पर D9 आना चाहिए, कॉपर के ऊपर D8 के बाद यहाँ बीच में D9 आना चाहिए, पर इसको मैंने लिखा नहीं D9 इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 4s से इसने शिफ्ट किया हुआ होता है, ये हमारे कहने से नहीं कर रहा है, इसने खुद ने किया हुआ, नेचुरल है ये। तो ये अपने आप को फिर भी यहाँ स्टेबल रख पाता है, ये इसको D10 कर देता है। D10 करने पे वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और अब ये स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी जहां पर आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ऐसी चलती है। और ये जंप जो है इलेक्ट्रॉन की हमें 4s से p में कभी नहीं दिखती, या p से d में नहीं दिखती, ये सिर्फ 4s से 4d में दिखती है। दिस रीअरेंजमेंट ऑफ electrons is only possible between 4s and 3d orbitals for first 36 elements। पहले 36 एलिमेंट्स में सिर्फ ये इस जगह होती है, कहीं और नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा इसके बाद कहीं और होगी नहीं, 36 के बाद कहीं नहीं होगी, होगी, है आगे भी इस तरह की एक्सेप्शन होती हैं। आपका सिलेबस 36 तक है, उसमें सिर्फ इन 2 जगह पर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आज टॉपिक।
अब आपने ये टॉपिक कंक्लूड कर लिया। मैं आपको कुछ पास पेपर सेंड कर रहा हूँ जो आपने अभी वीक जो आपकी छुट्टी आ रही है उसमें खुद से करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कौन सा काम करना है, यहाँ देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास पेपर्स हैं, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, ये जो आपने पास पेपर्स किए थे ना वर्कशीट, ये तो आपने कर लिए थे एमसीक्यूज 32 एमसीक्यूज। इस 32 के बाद टॉपिक है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके टोटल क्वेश्चंस हैं 17 लिखे हुए हैं यहाँ पे बहरहाल। तो 17 एमसीक्यूज आपने करने हैं, ठीक है। ये तो आगे दूसरा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, आपने नहीं करना। बस 17 एमसीक्यूज जो है ना वो करने हैं आपने बस। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक स्कूल खुल जाएंगे, उम्मीद तो है कि स्कूल खुल जाएंगे, तो वो उस वक्त आपने करना। आई थिंक ये वर्कशीट मैंने आपको सेंड की हुई है, राइट? यस सर। और सर वो आपकी जो बुकलेट है उसकी भी आप पीडीएफ भेजेंगे? कौन सी बुकलेट? वो जो आपने हैंड रिटन नोट्स की बनाई हुई है। हाँ बेटा, क्या उसकी वो मैं फिजिकल पीडीएफ कॉपी? उसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चलें भाई, लॉग आउट हो जाए आप लोग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।